प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूंगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखूंगा, लिस्ट। देखना, मैंने नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे मैंने लिखे नंबर्स 7, 11, 15 और 19, 23। मैंने लिखा 70, 50, 30, 10, -10। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये। इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में तुम कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बच्चों? बताना मुझे एक बार, कुछ भी चीज कॉमन दिख रही हो तुम्हें, कुछ समझ पैटर्न मतलब ढूंढ पा रहे हो तुम कुछ इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में, कोई भी? क्या है बताओ। हम्म। इसमें 1 1 प्लस हो रहा है, और एक ये वाली लिस्ट में। अच्छा, इसमें। हाँ, इसमें इन सब लिस्ट में तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा? कि मैंने इस वाले टर्म में, पहले टर्म में मैंने कुछ एक फिक्स नंबर ऐड किया था। कितना था वो? प्लस का 1। तब अगला नंबर आया था। फिर इस वाले में मैंने 1 प्लस किया था, तब अगला नंबर आया। फिर इसमें 1 प्लस किया यहाँ पे, तब अगला नंबर आया। ऐसे ही एंड सो ऑन। मतलब हर टर्म में एक फिक्स नंबर है कुछ, वो नंबर इस वाली मतलब पैटर्न में, यानी इस लिस्ट में वो 1 है। जब मैंने इसमें 1 ऐड किया है, यहाँ पे मैंने इसमें 1 ऐड किया है, तब अगला नंबर आया। 1 1 1 ऐड कर रहे हैं, तब अगला नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे है वो नंबर 4। वो जो फिक्स नंबर है वो 4 है यहाँ पे। यहाँ पे +4, +4, +4, +4 कर रहे हैं। यहाँ पे फिक्स नंबर, हर टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तब अगला वाला टर्म आ रहा है। यहाँ पे -20 ऐड कर रहे हैं हम। 70 में मैंने -20 ऐड किया, तब अगला नंबर आया। इसमें -20 ऐड किया, तब अगला नंबर आया। इसमें -20 ऐड किया, तब अगला नंबर आया। इसमें -20 ऐड किया, इससे अगला नंबर आया। समझ में आ रहा है पैटर्न की नहीं आ रहा? हर टर्म में, फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड में, थर्ड में, हर टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूं मैं। उस फिक्स नंबर को ऐड करके अगला टर्म मिल रहा है हमें। इन्हें टर्म्स बोलते हैं। पहला टर्म, दूसरा दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हर टर्म कैसे आ रहा है? पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके आ रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे हमें जो है ये ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करूंगा तो उससे अगला वाला टर्म मिलेगा। अगर मैं पूछूं बताओ इससे अगला टर्म क्या आएगा, तो इसमें -20 और ऐड कर दो। -10 में -20 ऐड करेंगे तो माइनस का 30 आएगा अगला टर्म। बताओ बच्चों कि नहीं आएगा? उससे अगला पूछूं तो -20 फिर से ऐड करेंगे हम। तो यानी फिक्स नंबर ऐड करते जाना है तुम्हें, और अगला टर्म मिलता जाएगा। ये पैटर्न अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा फिर, एपी की। आगे बढ़े। अब तुम लोग अपनी नोटों पे, यहाँ से जो है मैं एपी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, वो नोट करनी है तुम्हें। यहाँ से जो है हमें क्या मिल रहा है? एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है। एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई। दिख रहा है ना बच्चों तुम्हें सही से? हाँ या ना तो बोल दो एक बार, दिख रहा है या नहीं? ईच इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड
नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। और साथ में एक चीज और लिखनी है, कॉमा, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म। जो बात मैं तुम्हें समझा रहा था वही यहाँ इसकी डेफिनेशन भी यही है क्या, कि एक एपी एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें कि हर टर्म कैसे ऑब्टेन होता है, बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी पीछे वाला जो टर्म है उस पीछे वाले टर्म में अगर मैं एक नंबर को ऐड करूंगा तो अगला नंबर आएगा। और एक चीज और लिखी है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म। यानी पहले नंबर पे ये वाला मतलब जो पहला टर्म है उस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, पहला टर्म कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पहला टर्म 1 है, यहाँ 7 है या 70 है, कुछ भी हो सकता है फर्स्ट टर्म। लेकिन उससे आगे वाले जो टर्म्स है उनमें पैटर्न है। ठीक है, एक फिक्स नंबर ऐड करके ही आएंगे आगे वाले। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? बोलो यहां तक। आ गई तो बच्चों एक चीज और, क्या, ये जो फिक्स्ड नंबर बोला है ना, फिक्स्ड नंबर, यहाँ पे जैसे इस केस में 1 है, इस केस में 4 है, इस केस में -20 है, इस फिक्स्ड नंबर का एक स्पेशल नाम है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिस, हाँ, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों, ये बता दो मुझे, कि जो फिक्स नंबर था, फिक्स्ड नंबर, ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है ये। अगर ये समझ में आया है तो इसे नोट करो, अब तुम लोग जब नोट करो तब बताना, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक काम करो, डेफिनेशन पहले लिख लो, एग्जाम्पल में फिर ये लिख लेना। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जाम्पल में ये लिख लेना। मैंने तुम्हें पहले ये इसलिए समझाया क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ जाए, जिससे कि डेफिनेशन के एक एक वर्ड का मतलब क्या है उसमें जो लिखे हुए हैं चीजें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, बोलो, इसे देखो सही से, लिखो और पूछो अगर डाउट है तो। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इसकी फुल फॉर्म है। और ये एपी की जो डेफिनेशन लिखी है, अभी मैंने यही तो समझाया कि एपी का मतलब क्या है। अभी मैंने क्या समझाया तुम्हें कि एपी है क्या। हम्म। अच्छा अच्छा, अरिथमेटिक, अच्छा रिलेटेड किससे है? हम इसमें यही पढ़ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे तुम्हें ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स तुम्हें दिख रही है, ये अभी जो हमने लिखी है। हाँ, तो इसी में तुम्हें कोई सा टर्म निकलवा लेगा, बोलेगा कि इस एपी का 50वां टर्म निकाल दो, 1000वां टर्म निकाल दो। ठीक है, ऐसे मतलब तुम्हें अभी शुरुआत में तो हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। पूछेगा बताओ ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ये एपी है या नहीं है, ये भी पूछ सकता है। इस प्रकार के शुरुआत में क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ी। वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप की बन सकती है इसमें, तो वर्ड प्रॉब्लम ऐसी बन सकती है, जैसे मान लो कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है एक किसी को बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। उसने बोला कि मैं 30 दिन के अंदर काम खत्म करके दे दूंगा या 15 दिन के अंदर खत्म करके दे दूंगा। मालिक ने बोला ऐसा है, अगर तुम टाइम पे बेटा काम खत्म नहीं कर पाए ना, तुम पे लगेगी पेनल्टी। वो पेनल्टी कैसे लगेगी, पहले दिन की लगेगी 50 रुपए, और हर दिन पेनल्टी का चार्ज बढ़ेगा 10 रुपया से। यानी पहले दिन की 50 रुपए, दूसरे दिन की 60 रुपए, तीसरे दिन की 70 रुपए। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने 70 दिन काम डिलीट कर दिया, मतलब 70 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए, तो उसे पेनल्टी कितने रुपए देनी पड़ी। तो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम इसमें कर रहे होंगे चैप्टर में आगे। देखो, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशंस, ये सब मतलब है तो ये लिस्ट ऑफ नंबर से रिलेटेड ही, पैटर्न नंबर के में जो है लिस्ट में पैटर्न होते हैं इससे रिलेटेड। सीक्वेंस अलग चीज होती है, ठीक है, थोड़ी सी। प्रोग्रेशन उसी का पार्ट है मान लो एक तरीके से। फिबोनाची सीक्वेंस बिल्कुल अलग है।
उसका एपी से मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें अलग तरीके से टर्म्स निकलते हैं। ऐसे ही एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जो कि 11th में है, लेकिन अब बोर्ड ने क्लास 9th का सिलेबस रिवाइज किया है तो क्लास 9th में डाल दिया है वो, जो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और होता है ऐसे ही, वो पहले 11th में होता था, अब इधर आ गया है। ठीक है। और फिबोनाची सीक्वेंस का सिस्टम अलग है, एपी का अलग है। बस नोट हो जाए तो बता देना मुझे, फिर मैं मिटा दूंगा। हुआ नोट? न्यू स्टूडेंट बेटा तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया ये जो मैंने बताया अभी? ठीक है, पूछ लेना अगर कोई भी डाउट होता है तो। देखना अभी। हर चीज की जनरल फॉर्म होती है, पता है तुम्हें? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसी एपी की भी जनरल फॉर्म है, क्या है? देखो, इसमें जनरल फॉर्म में फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किससे करते हैं? स्मॉल ए। फर्स्ट टर्म डिनोट होता है स्मॉल ए से। ठीक है। कॉमन डिफरेंस डिनोट होता है स्मॉल डी से। ठीक है। फर्स्ट टर्म स्मॉल ए से, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से डिनोट होता है। अच्छा। और इसमें एक चीज और होती है, जनरल टर्म। जनरल टर्म के बारे में खैर बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले ये देख लो। जैसे तुम्हें एक कोई एपी दे रखी है। ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म है कि नहीं है बच्चों? 5, यहाँ से शुरुआत हो रही है एपी की, पहला टर्म फर्स्ट टर्म। इसे डिनोट करेंगे तो एक ए से। किससे डिनोट करेंगे? ए से। और इनमें कॉमन डिफरेंस, यानी कि कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, तो देखो यहाँ प्लस दो किया तभी आया, प्लस दो किया तभी आया, प्लस दो किया तभी आया। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 2। तो स्मॉल डी से डिनोट करेंगे हम कॉमन डिफरेंस को, यानी कि 2 लिखेंगे, डी इक्वल्स टू स्मॉल डी इक्वल्स टू। ठीक है। जनरली हम जो है इसी फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म ए मानते हैं, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी मानते हैं। एनसीईआरटी का तरीका है ये लिखने का। ठीक है। मान तो कुछ भी सकते हैं वैसे, फर्स्ट टर्म को एक्स मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। टी मान लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन तो नंबर ऑफ टर्म्स मानते हैं खैर। हाँ, तो ऐसा है, ये जो है तरीका जनरल फॉर्म कहलाती है, कि स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म और स्मॉल डी को कॉमन डिफरेंस। तो अभी तुमसे अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दे और पूछे बताओ पहले तो कि ये पी है या नहीं है, तो बता पाओगे? अच्छा, और तुमसे पूछे कि बता फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये बता पाओगे? हाँ। अभी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इतना ही करना है। क्या करना है? कि फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, पहले तो एपी है या नहीं है ये बताओ। और अगर एपी है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, बताओ ये एपी है या नहीं है, तो तुम लोग कैसे बताओगे? हर टर्म के बीच में अंतर देखोगे, जैसे इन दोनों के बीच में कितना है? +2। इन दोनों के बीच में +2। यहाँ पे। हाँ बताओ।
क्या? तो मना किसने किया? मैं कॉमन डिफरेंस निकालने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं एपी चेक करने की बात बता रहा हूँ। अब एपी है या नहीं है ये कैसे पता करोगे? 1 मिनट रुक जा। मैंने लिखा 6, 9, 12, 15, 18, 19, डॉट डॉट डॉट। अच्छा धीरज बताना, ये एपी है या नहीं है? अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना है? ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है एपी? हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एपी तुम्हें चेक करने के लिए क्या करोगे, हर टर्म के बीच का अंतर देखोगे कि सेकंड में से फर्स्ट घटा दें। अभी उस पे आएंगे ना। ठीक है, सुन ध्यान से। हम्म। चेक कैसे करेंगे? लगातार दो टर्म के बीच में, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर। अगर ये डिफरेंस सेम है सारे टर्म्स के बीच में, मतलब सारे मतलब लगातार कोई से दो टर्म के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में लगातार, इन दोनों के, इन दोनों के, तो ये एपी है, नहीं तो नहीं है। इस केस में एपी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ 3 का अंतर है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, लेकिन यहाँ पे नहीं है 3 का, यहाँ 1 का है। तो इस वजह से ये पहले तो एपी ही नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर पहले तो चेक करना एपी है नहीं, तो हमने चेक किया कि सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस है, तो एपी है। फिर फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो, और उसके आगे के 3 टर्म और लिख दो। आगे के 3 टर्म लिख पाओगे बिल्कुल। कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ लगातार। अगला टर्म हो जाएगा 15, उससे अगला हो जाएगा 17, उससे अगला हो जाएगा 19। तो आगे की 3 टर्म लिख दी हमने। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? गुड। मैं तुम्हें यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन देता हूँ, करके बताना मुझे। ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन इज कि √2, √8, √18, √32, ये एपी है या नहीं है ये बता दो। अगर है तो राइट, 3 और टर्म लिख दो इस एपी के। फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना, फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस बताना है, और आगे की 3 टर्म बताने हैं अगर एपी है तो। बताओ बच्चों, एपी है या नहीं है? रीजन? क्यों, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है? सचिन सही कह रहा है, धीरज या नहीं? एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? √2। देखो इधर, √2 लिखा हुआ है ये। 8 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो 2 × 2 × 2 होगा। ठीक है, एक पेयर बन गया 2 का, जिसका पेयर बन जाएगा वो आ जाएगा बाहर, जो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रह जाएगा अंदर। 2 √2। 18 के फैक्टर्स करूंगा तो 2 × 3 × 3 आएगा, जिसका पेयर बन जाएगा वो आ जाएगा बाहर, नहीं बनेगा जिसका पेयर वो अंदर। ऐसे ही यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2
5 बार आएगा, तो इसका और इसका पेयर बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी 2 × 2 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। 2 × 2 हुआ 4। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज क्लियर दिख रही होगी कि √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2 है अगर, तो इन दोनों के बीच में अंतर √2 का, √2 में √2 ऐड करूंगा 2 √2 हो जाएगा, यहाँ पे भी √2 का, 2 √2 में फिर से √2 ऐड करूंगा 3 √2 हो जाएगा, यहाँ पे भी √2 का। तो यानी कि चारों टर्म के बीच में, लगातार दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, जो कि है √2। अगर आगे के टर्म लिखने हैं तुम्हें, तो देखो एक हो जाएगा 5 √2, और हो जाएगा 6 √2, और हो जाएगा 7 √2। बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? वो तो सीधी सी बात है। जब इसको तुम 5 को अंदर ले जाओगे 25 हो जाएगा, 25 × 2 तो 50, 6 को अंदर ले जाओगे तो 36 हो जाएगा, 36 × 2 जा 72, 7 को अंदर ले जाओगे 49 हो जाएगा, 49 × 2 98। ठीक है, बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया ये चीज? गुड। अच्छा, एक और बताओगे? ये बताओ मुझे, √3, √6, √9 और √12, ये एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे? मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? रीजन? बिल्कुल सही बात है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देखो, √3 में कुछ भी ऐड करोगे तुम, ये नहीं आएगा कोई भी रियल नंबर, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने का सीधा सिंपल सी बात है कि इसमें से मतलब कोई से टर्म में से उससे पिछला वाला टर्म माइनस करो तुम, तो √6 में से √3 माइनस ही नहीं होगा, एज इट इज लिखा रहेगा ऐसा ही। यहाँ पे भी √9 का मतलब 3 होता है, 3 में से √6 माइनस ही नहीं होगा। तो ये हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा, इस वजह से ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस ही नहीं होगा, √6 माइनस √3 यही लिखा रहेगा। कॉमन डिफरेंस मतलब होता कैसे निकाला जाता है, तो यही तरीका है निकालने का कि कोई से टर्म में से उससे पिछला वाला टर्म घटा दो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कोई से भी टर्म में से उससे पिछला टर्म माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, तो होगा ही नहीं, यही लिखा रहेगा। यहाँ से ये माइनस कर रहा हूँ, यही लिखा रहेगा, अलग अलग वैल्यूज हैं। तो सीधी सी बात है कि ये कॉमन मतलब एपी नहीं है। ठीक है बच्चों? गुड। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं अभी हम। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की। हर क्वेश्चन के कुछ कुछ पार्ट्स बता दे रहा हूँ, और बाकी के तुम्हें खुद करने हैं। सब ये बताओ, एनसीईआरटी सबने खोल रखी है कि नहीं? किसी के पास नहीं हो तो निकाल लोगे एक से बार। ठीक है, है ऐसा कोई बच्चा जिसके पास नहीं है एनसीईआरटी? नहीं है तो फिर बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, किताब नहीं है धीरज, ऐसा कैसे हो सकता है? खरीदी नहीं है क्या? क्यों, साइड बुक थी इस वजह से? हम्म। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले 4 टर्म लिख दो। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। मतलब तुम्हें इसके दिए क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट। इनमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे रखा है। एपी के टर्म्स लिखने हैं तुम्हें 4। ठीक है, पहले 4 टर्म लिखने हैं। पहला पार्ट ये है
कि ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है, तो पहले चार टर्म क्या होंगे एपी के, लिख पाओगे? बताओ। सीधी सी बात है, पहला टर्म ए हो गया, फिर ए में मतलब जो कॉमन डिफरेंस वो लगातार जोड़ते जाओ। 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में फिर से 10 जोड़ेंगे तो 30, फिर से 10 जोड़ेंगे 40, चार ये टर्म लिखने को बोला था उसने, ज्यादा टर्म बोला ही नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्ट इसी का, फर्स्ट टर्म दिया है तो -2, और डी की वैल्यू दी है 0। बताओ चार टर्म इस एपी के क्या क्या होंगे? कितने? -2 अगर, बिल्कुल सही बात है। देखो फर्स्ट टर्म, और इसमें जीरो जोड़ेंगे तो यही आएगा, फिर से जीरो जोड़ेंगे तो यही आएगा, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो यही आएगा। जीरो ही तो ऐड करना है, चारों टर्म सेम ही आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? कॉमन डिफरेंस जीरो है इनका। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? थर्ड वाला, ए की वैल्यू दी है 4 और डी की वैल्यू दी है -3। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें पहला टर्म आ गया, 4 में -3 ऐड करेंगे तो -1, सॉरी प्लस का वन हो जाएगा पहले तो। 4 में ऐड करना है -3, 4 - 3 हो जाएगा 1, एक में से फिर 3 माइनस का ऐड करना है तो -2, फिर 3 माइनस का तो -5। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बोलो। अमोल समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला पार्ट इसका, चौथा वाला, चौथा पार्ट है, ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। करके बताओ ये, बताओ इसके चार टर्म्स। -1 और 1/2 ऐसा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। और फिर उससे अगला, और किसी का कुछ आंसर है या यही है सबका सेम? 3 हो गए, चौथा? हाँ चौथा टर्म यही हो जाएगा, सही बात है। देखो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी इजी है। -1 पहला टर्म तो यही हो गया, एक ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, और फिर 1/2 ऐड करना है इसमें। -1 में 1/2 ऐड करेंगे तो देखो, एक तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ -1 है, यहाँ 1/2 है। -1 से 1/2 अगर घटाओगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, -1/2 -1/2 ऐड करेंगे तभी तो -1 बनेगा। लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो सॉल्व कर लो, इनको ऐड कर लो, -1 को और 1/2 एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा -2 + 1। सॉल्व करेंगे, -2 और +1, -1 बचेगा नहीं, -1/2, ये आ गया -1/2। ठीक है। फिर -1/2 में 1/2 ऐड करेंगे, जब सेम चीज में सेम चीज ऐड कर रहे हो, वो भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जीरो आ जाएगा। और जीरो में 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि जीरो किसी के साथ ऐड करने में फर्क पड़ता नहीं। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। आ गया समझ बच्चों? अब ऐसा तो नहीं है कोई जिस इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दूंगा मैं।
प्रिंस समझ में आ रहा है? प्रिंस, कर पा रहे हो क्वेश्चंस? आखिरी पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन का। ए की वैल्यू -1.5 दी है और डी की जो वैल्यू है -0.25 दी है। बताओ। वेरी गुड। पहला टर्म तो यही हो गया। अब जिसमें -0.25 ऐड करेंगे तो माइनस का 1.5 हो जाएगा, और फिर उसे ये ऐड करेंगे तो -1.75 हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3, और ये ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। बताओ बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अब तुम्हें एपी थोड़ी थोड़ी क्लियर तो हुई होगी, समझ में आई होगी। कैलकुलेशंस कैसे काम करती हैं इसमें ये चीज समझ में आ रहा होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे काम करता है समझ में आ रहा होगा सबको। गुड। आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब तुम्हें गिवन है कि एपी है, ठीक है। पहला टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो। चेक नहीं करना कि एपी है या नहीं है, गिवन है कि है एपी पहले से। बताओ इसका। ये तो कोई भी बता देगा। फर्स्ट टर्म कितना है इसका, अंकुर? ए की वैल्यू तो हो गई 3, ठीक है। ये बताओ मुझे, इसका वो क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है? गुड। कोई से टर्म में से पिछला वाला माइनस कर दो, तो सेकंड में से फर्स्ट का माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 1 - 3 यानी -2। बताओ क्या, कैसे आ गया? ए की वैल्यू, सॉरी ये गलती से लिख दी है मैंने, माई बैड, गलती से हो गई। ए की वैल्यू 3, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -5, -1, 3, 7, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, बताओ जल्दी। सीधी सी बात है। हाँ 4 है। कोई से टर्म में से उससे पिछला वाला टर्म माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो तब भी आ जाएगा, इसमें से कर दो, नहीं तो यहाँ से कर दो। देखो यहाँ तो 4 क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। -1 में से माइनस करोगे -5, तो -1 माइनस माइनस +5, आंसर आ गया 4। इसमें बताओ फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है, डी 4/3 हो जाएगा।
क्योंकि माइनस करो तो इसमें से माइनस करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 में से बन गया तो 4 बचेगा, सिंपल है। नेक्स्ट। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। बताओ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सही जवाब। 1.1 कॉमन डिफरेंस और 0.6 फर्स्ट टर्म, तो जो लिखा है पहला टर्म वो तो है ही। कॉमन डिफरेंस हमारा, इसमें से माइनस करेंगे 1.1। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। अंकुर, समझ में आ रहा है सब कुछ? चौथा क्वेश्चन। ये इसमें टोटल 15 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें एक दो मैं अभी करा रहा हूँ, कुछ करा चुका हूँ। जैसे अभी वो रूट टू 3 रूट 2 वाला क्वेश्चन था, वो इसी का पार्ट था, फोर्थ क्वेश्चन का। इसमें बोला है कि चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। एपी है तो कॉमन डिफरेंस लिखो और आगे के 3 टर्म लिखो। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज 2, 4, 8, 16। बताओ ये एपी है या नहीं है। क्लियर। सही बात है, यहाँ से दिख रहा है कि देखो इनका अंतर कितना है, 2 का। यहाँ पे 4 का, तो यही नहीं है, आ गई तो हमें चेक ही नहीं करना। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी कैसे हो जाएगी। तो एपी नहीं है ये। अगला है 2। बताओ। कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे नॉट एन एपी। ठीक है। ये बताओ एपी है या नहीं है। एपी है कॉमन डिफरेंस। सही बात है। देखो चेक करो, इसमें से माइनस कर लो। इसमें मतलब सेकंड में फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो यहाँ पे अंतर पता चल जाएगा। 1/2 आ रहा है। ठीक है। इसमें से माइनस करो, 3 में से 5/2 माइनस करो। एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 1/2। कॉमन डिफरेंस इन दोनों का 1/2 आ रहा है। ठीक है। 7/2 में से 3 माइनस करो, ये हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1/2। देखो तीनों मतलब लगातार टर्म्स के बीच में इनमें, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो यानी लिख देंगे यस इट इज एन एपी। यस इट इज एन एपी। और डी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। गुड। एक दो इसके पार्ट और करा रहा हूँ, बाकी के सारे तुम घर से करके लाओगे होमवर्क में। फिर इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 और रह गया, वो मैंने अभी कराया नहीं है, अब कराऊंगा। अब तुमको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें करना सीख गए तो। बड़ा प्रॉब्लम्स मतलब टाइप उसमें चीजें दी हैं, और कंडीशन पूछी ये भी है या नहीं है। थर्ड पार्ट इसका, -1.2, -3.2,
-5.2 और -7.2 डॉट डॉट डॉट, बताओ कॉमन डिफरेंस। हाँ हाँ, -2 सही है। -2.0 यानी -2 ही, एक ही बात है। इसमें से माइनस करेंगे, -3.2 में से माइनस करेंगे -1.2 को, -3.2, ये +1.2 हो गया। ठीक है, अब होगा तो घटाना ही ऑब्वियसली, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। दो में से दो गया जीरो, तीन में से दो गया, एक गया दो, माइनस का रहेगा -2.0, सही बात है। यहाँ पे भी देखो, टू में से टू गया जीरो, पाँच में से तीन गया दो हो जाएगा। यहाँ पे जो है जीरो, सात में से पाँच गया दो हो जाएगा, -2 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस तो हो गया -2 और ए सिटीजन एपी। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। बताओ बच्चों, है क्या? ठीक है फिर, इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, दो तो मैंने पहले ही करा दिए, तीन ये करा दिए, पांच करा दिए, 10 बचे हैं फोर्थ क्वेश्चन के। वो 10 तुम होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी करा रहा हूँ। कल से शुरू करेंगे अगली एक्सरसाइज, nth टर्म। एलजेब्रा का पार्ट है ये चैप्टर। एलजेब्रा 20 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में। 25%, 80 में से 20 नंबर यानी 25% हो गया। चार चैप्टर्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये चैप्टर चलना चाहिए यार, 10 दिन तो कम से कम। अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 रुपया, ₹8 for each additional किलोमीटर। ये पूछा है, ये जो कंडीशन दे रखी है, ये सिचुएशन दे रखी है, ये एपी बना रही है या नहीं बना रही, ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अगर किसी के पास किताब नहीं है तो, नहीं तो किताब में देख लो, यही लिखा होगा। और हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 1 की, कि चेक करके बताओ ये जो सिचुएशंस हैं, ये एपी फॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी। तो पढ़ते हैं इसे क्वेश्चन को। बोला है कि टैक्सी फेयर, फेयर का मतलब किराया, यानी टैक्सी का किराया। आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना बना। ठीक है, ये हमें देखना है। बोला है व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का 15 रुपए है, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और फिर हर किलोमीटर के हिसाब से 8-8 रुपए लगेगा। अगर मैं 1 किलोमीटर जाऊं, बताना बच्चों, 1 किलोमीटर जाऊं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे? 15 15 देने पड़ेंगे, पहले किलोमीटर के 15 हैं। अच्छा, ये तो पहले किलोमीटर का हो गया। उसने बोला हर किलोमीटर के बाद बताओ किराया कितना बनेगा। अब कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना देगा बताओ? 23 रुपए, सही बात है, 23 रुपीज, क्योंकि पहले किलोमीटर का ये, और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए, 15 8 23 हो गए। कोई 3 किलोमीटर जाएगा तो 3 किलोमीटर में 8 और ऐड करना पड़ेगा, 31। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि 8 8 ही ऐड होना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हर किलोमीटर का 8 रुपए ऐड होना है, 8 8 8 ऐड करते जाओगे तो यहाँ ये भी तो बनी जाएगी। बताओ बच्चों, ये भी है कि नहीं है? आंसर क्या होगा? यस, इट इज एन एपी। ठीक है, क्लियर हुआ? गुड, अगला पार्ट इसका। बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, द अमाउंट
ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ये है कुछ मतलब पार्ट टू। सेकंड पार्ट में भी हमें एक सिचुएशन दे रखी है और इसमें ये पूछा है कि ये एपी है या नहीं है। तो बताओ फिर तुम लोग कि एपी है या नहीं है ये। कोई जवाब देगा? बताओ। समझ में आया? पहले तो ये बताओ किसी को ये क्वेश्चन। नहीं आया तो फिर मैं बताता हूँ। रीजन बताओ क्यों नहीं है। एक टाइम ये रीजन नहीं है इसका। कैसा होता है? एपी दो प्रकार की होती है। एक इनफाइनाइट एपी, एक फाइनाइट एपी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो एपी जैसे मैंने लिखा 2, 5, 8, ठीक है, और लिखा डॉट 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 20। तो ये जो एपी है इसे बोलेंगे फाइनाइट एपी कि यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म होगी, इसका लास्ट टर्म फिक्स है, मतलब लास्ट टर्म है इसमें। ठीक है। एक एपी लिखी मैंने 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि ये कभी खत्म ही नहीं हो रही, आगे चलती ही जाएगी, इसका कोई लास्ट टर्म है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो रजत इसका ये रीजन तो नहीं है कि क्या आएगा, क्योंकि एपी खत्म हो सकती है, उसका लास्ट टर्म कहीं ना कहीं जाके एंड हो सकता है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ, तो जो एपी खत्म हो जाएगी यानी फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होता है, इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होता है। अब समझना, मैं बताता हूँ इसका रीजन। पहले तो क्वेश्चन बताओ समझ में किसी को आया या नहीं आया, क्या क्या रहा है ये। देखना फिर। बोल रहा है कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर है, एक उस सिलेंडर के अंदर एयर है, हवा है। उसमें लगी है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम होता है हवा बाहर निकालना सिलेंडर से। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, एम्प्टी। हवा नहीं बचेगी बिल्कुल भी, पूरी बाहर निकाल सकता है वो। लेकिन इसमें जो वैक्यूम पंप लगी है सिलेंडर में, तुमने एक बार दबाई तो वो जितनी भी हवा उसके अंदर मौजूद है उसका एक चौथाई हिस्सा बाहर निकाल देगी। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? जैसे मान लो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा उसमें मौजूद है अभी, किसमें? सिलेंडर में। एक बार मैंने दबाई, कितनी हवा बाहर निकलेगी बताओ? बोलो बच्चों। बिल्कुल सही बात है, 25 सेंटीमीटर क्यूब हवा बाहर निकल जाएगी। एक चौथाई तो निकल रही है, 100 का एक चौथाई कितना हुआ? 25। तो 1/4 अगर 100 का निकालोगे 25 आएगा। इसलिए पहली बार में कम होगी 75। तो हम यही मान के चलते हैं, चलो ठीक है। मैंने माना लेट सिलेंडर हैज 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर इन द बिगनिंग, ठीक है। शुरुआत में 100 सेंटीमीटर क्यूब बिगनिंग हवा है उसमें, ठीक है। तो शुरुआत में 100 सेंटीमीटर क्यूब, हमने एक बार वैक्यूम पंप दबाया, अब बची 75 सेंटीमीटर
क्यू। अंतर कितने का आया? 25 सेंटीमीटर क्यू। मैंने एक बार और दबाई वैक्यूम पंप, अब हवा कितनी बाहर निकलेगी ये बता दो बस। 50 सेंटीमीटर क्यू निकल जाएगी या बचेगी? गलत जवाब। और कोई बताएगा? बिल्कुल सही बात है। उसने ये बोला जितनी भी हवा सिलेंडर में मौजूद है उसका 1/4, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक समय पे जितनी भी हवा है उसका एक चौथाई निकलेगा, ध्यान रखना उसमें से। पूरी मतलब ये नहीं है कि फिक्स हवा निकल रही 25 25 25 ही निकलेगी, या जो भी अमाउंट फिक्स नहीं है उसमें, जितनी हवा है उसका एक चौथाई। 75 का एक चौथाई कितना हुआ? 75 का एक चौथाई बताना मुझे। 75 को 4 से डिवाइड करें कितना आंसर आएगा? बताओ बताओ। आया किसी का? मैं करके देखूं डिवाइड? 18.5। 18.5। 75 या 18.5? 75, मुझे कहीं गलती की क्या? 3 बचेगा, सॉरी यहाँ 3 बचेगा, हाँ 75। 3 बचेगा यहाँ पे, मैंने वो ठीक है। 18 अब एक चीज देखो, तो अब अगली बार पे कितनी हवा बचेगी? 75 में से 18.75 माइनस करे तो कितना बचेगा? 0.25 तो यहाँ आ गया। 14 में 60 के 6, और यहाँ पे बचा 7, 6 में से 5, यानी कि 56.25 बचेगी अगली बार हवा। कितनी कम हुई? 18.75। तो क्लियरली देख लो तुम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इस वजह से ये पी बनेगी क्या? नहीं बनेगी ये पी। बताओ। सचिन कुछ कहना चाह रहे हो? कोई डाउट है क्या मन में? तो क्लियर हो गया ना ये कि ये पी नहीं बनेगी, क्योंकि जितनी मतलब शुरुआत में हवा थी उसका एक फिक्स अमाउंट नहीं निकल रही है बाहर, हर बार वेरिएबल है, मतलब बदल जा रहा है अमाउंट, जितना बाहर निकलेगा एक चौथाई निकलेगा जितनी मौजूद है हवा, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़े, लिख देंगे नो इट इज नॉट एन एपी। हाँ, ऐसा है। क्वेश्चन में एक चीज होती है कि एक्सप्लेन भी करो, ऐसा एपी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ में आ रही बात? आप पता लगा सकते हैं। पता ऐसे लगा सकते हैं कि ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक चौथाई निकलेगा जितनी हवा मौजूद है, तो हर बार हवा का वॉल्यूम बदलेगा, उसका एक चौथाई भी बदलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? वो फिक्स अमाउंट नहीं रहेगा शुरुआत वाला। इससे पता लग रहा है। पता तो हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के ही कि एपी बनेगी या नहीं बनेगी। दो पार्ट्स और रह गए फर्स्ट क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। WELL, वेल का मतलब कुआ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग।
when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। ये बताओ ये एपी बन रही है या नहीं बन रही इस सिचुएशन में? बताओ बच्चों। बिल्कुल सेम ही तो है। यहाँ पे क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, हर मीटर के बाद कॉस्ट कितनी हुई उसकी, वेल को डिग करने की। अगर पहले मीटर की कॉस्ट जो है 150 रुपए है, और हर सब्सिक्वेंट यानी अगले वाले की लगातार हर अगला जो मीटर में मतलब हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी वो 50 रुपए है। तो क्लियर सीधी सी बात है। फॉर फर्स्ट मीटर, 1 मीटर अगर हमें बेल को टिक कराना है तो 50 रुपए, 2 मीटर कराना है तो पहले, सॉरी 150 रुपए पहले के, और फिर 2 मीटर कराना है तो पहले के 150, दूसरे के 50 यानी 200, ऐसे तीसरे के मतलब 3 किलोमीटर के, 3 किलोमीटर नहीं सॉरी 3 मीटर के, 3 मीटर के 250, 4 मीटर के 300। तो इसी प्रकार से ये बन गई एपी कि नहीं बन गई? बोलो बच्चों। समझ में आया सबको? क्या रजत? सब्सिक्वेंट का मतलब है हर अगले, मतलब नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट का मतलब नेक्स्ट। हम्म। क्या हो गया रजत? हाँ हाँ कह सकते हो। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ये एपी बन जाएगी क्योंकि पहले मीटर का फिक्स इतना रुपए देना है, फिर अगले मीटर पे हर मीटर के लिए फिक्स अमाउंट है कि हर मीटर पे उतना ही उतना बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि फिक्स अमाउंट बढ़ रही है इस वजह से एपी है, लिख देंगे यस इट इज एन एपी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% पर एनम। बताओ, ये बताओ मुझे, एपी होगी या नहीं होगी? रीजन? हम्म। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस हम कभी एपी बन ही नहीं सकते, सही बात है। उसका रीजन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, शायद तुम्हें ध्यान हो, तुमने 8th क्लास में पढ़ी होगी। इसमें ये होता है कि जैसे तुमने किसी को पैसे मतलब किसी को रुपए दिए, मान लो 100 रुपए दिए, अब बोला कि 10% ही कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगी। इसका मतलब ये है कि पहले साल का जो 10 रुपए बने 10%, वो 110 अगले साल जो ब्याज लगेगी वो 110 पे लगेगी। 110 का 10% 11 रुपए ब्याज हो गई।
पहले साल की 10 रुपए हुई, दूसरी साल की 11 रुपए हो गई। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रही? जैसे अगर 10 रुपए है मान लो, 100 रुपए मान लो हमने दिए किसी को, 10% के रेट पे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट, 100 का 10% हुआ 10 रुपया। पहले साल जब खत्म होगा तब एंड में 110 रुपए हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 10 रुपए ब्याज भी बन गई। अब 10 रुपए ऐड नहीं होंगे, ब्याज फिक्स नहीं मिलेगी, इसका 10% मिलेगी। इसका 10% निकालेंगे, 11 रुपए बैठेगा। इसमें 11 जोड़ेंगे तो 121 आएगा। तो यहाँ पे क्लियर, मतलब इसी प्रकार से जब तुम इसमें निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल का तो हो गया 10,000 जो है ही, ठीक है, शुरुआत में। और फिर 8% निकालो, कितना होगा? 800 रुपये। 10,800 हो जाएगा ये। फिर 8% निकालोगे तो इसका 8% निकलेगा इसका। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसका 8% कितना हुआ? 8 8 जा 64, 8 1 जा 864 रुपये। इसमें 864 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 11,000 और 64, 664। हाँ, तो देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कितना अंतर है। यहाँ 800 का, यहाँ कितने का है? 864 का। ठीक है, तो एपी बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। हर बार अलग अलग अमाउंट ऐड होगा। बताओ, किसी कुछ पूछना हो तो बोलो।